Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. So, how are you all? Good? Fine, sir. That's Good great. evening. Good evening, bachcho. Good evening. Very, very good evening. So, where we was? Hmm? What we did in last class? सर आप टूल्स करा रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के. Tools of the biotechnology, and we are discussing restriction enzyme. Okay, restriction enzyme, and I told you, है ना? I told you three types of the restriction endonuclease. Type 1, type 2, and type 3. Okay, and which type of the restriction enzyme used in the biotechnology? That is restriction type 2. 2. Why? Because they can identify the palindromic sequence and they can cut the palindromic sequence. Clear? तो ये सीक्वेंस जो पैलेंडोमिक सीक्वेंस है उनको कट भी कर सकते हैं और उन्हें आइडेंटिफाई भी करते हैं. समझ गए? जबकि बाकी दोनों जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं बट उन्हें कट नहीं करते. क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? Yes. ओके फाइन. सो हम लोग चलेंगे आगे इसके, है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के आगे हम लोग बात करते हैं. आइए जरा देखें. जस्ट मिनट. कैमरा इज ऑफ ना बेटा? No, sir. जस्ट मिनट. ओके. तो जो स्टडी क्लास थी उसमें कोई प्रॉब्लम है? किसी पॉइंट पे, किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है उसमें आपको? हम्म, बोले बच्चों? No, sir. ओके, आइए हम बात करेंगे आपसे रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस टाइप 2. टाइप 2. सो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस कौन कौन से एंजाइम्स हैं इसके अंदर, उसकी मैं आपसे बात करूंगा. आई जस्ट शेयरिंग यू इमेज. एक इमेज आपके साथ शेयर करता हूं मैं. जस्ट मिनट. लुक हियर. सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही. होगी, सो होगी. जस्ट मिनट. अभी स्क्रीन नहीं शो हो रही. No, sir. नो सर. जस्ट मिनट. नाउ. नाउ. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so here is restriction endonuclease type 2. Okay, these are the different. So these are the type of the restriction endonuclease 2. क्या है ये? restriction endonuclease 2. What is this? restriction endonuclease type 2. तो इनके नाम जो होते हैं, है ना, वो कैसे इनके नाम होते हैं देखें. ALE1 restriction enzyme ALE1. Okay, so what is the ALE1? What is this?
What is this ALU1? Enzyme type 2. है ना, this is the restriction enzyme type 2. This is the restriction enzyme type 2. Okay, clear? So how it's named as a ALU1? Because it source the bacteria which it's obtained from which bacteria? This is Orthobacter luteus. Which bacteria? Orthobacter luteus. Clear? एंड दिस एक कहां पे कट करेगा? एक कहां पे कट करेगा? बिटवीन द सीजी, बिटवीन द सीजी, जी एंड सी के बीच में. क्लियर? एंड इट विल फॉर्म ब्लंट एंड. अब आप कहोगे मुझे कि सर व्हाट इज द ब्लंट एंड? आप बोलेंगे क्या मुझसे, व्हाट इज द ब्लंट एंड? हेलो बेटा. एंड्स ना हो. हाँ, स्टिकी एंड देखिए, जिसके दोनों साइड के बेस पेयर्स को कट किया जाए, दोनों साइड, तो पूरा ब्लंट पार्ट है. लाइक यहाँ पर, लाइक अगर एक साइड का रह जाए, एक साइड का पार्ट क्या कहलाएगा? स्टिकी. तो उसे अपोजिट साइड का क्या होगा? स्टिकी. तो सिंगल साइड कट हो जाए, लेकिन ये दोनों साइड कट कर रहा है, तो इट विल फॉर्म ब्लंट एंड. ये दोनों साइड कट कर रहा है एंड एट द सेम प्लेस. मैं अभी डिस्कस करूंगा, आपको डिटेल में हम लोग बात करेंगे ब्लंट एंड के बारे में एंड स्टिकी एंड के बारे में. अभी कुछ तो समझ में आ रहा होगा आपको? आ रहा है नहीं आ रहा है? हेलो बच्चों, आई एम ऑडिबल टू यू? Yes, sir. सो व्हाट आई एम सेइंग, आपको ब्लंट एंड समझ में आया? ब्लंट का मीनिंग क्या है कि दोनों जो बेस पेयर्स हैं, दोनों को कट किया एक ही साइड, एक ही प्लेस से, तो वो पार्ट कैसा होगा? ब्लंट होगा. अगर किसी एक साइड से कट करेगा, देन दिस पार्ट बिकम द स्टिकी बिकॉज इट इज रेडी टू मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द नाइट्रोजनस बेसिस. तो ये स्टिकी है, लेकिन यहां पर क्या होगा? आपको दोनों ही बेस पेयर्स को यहां पे स्टिक करना पड़ेगा. हेलो, हेलो बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. you are getting or not? You are getting Yes. or not? बच्चों, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं देती. आई वांट द रिस्पॉन्स, आई वांट द रिस्पॉन्स. यस? Yes, sir. Get it. Yeah. Okay. Now look. So this is the Orthobacter luteus. Okay. ALU1, Orthobacter luteus, and it will cut between the GC and it will form blunt end. It will form blunt end. I will discuss further what is the blunt end. Just look here. Then next is BAMH1. What? BMH1. So how it named as a BMH1? Because it's obtained from the Bacillus amylolepifaciens H bacteria. Clear? So it is obtained from Bacillus amylolepifaciens. Clear? Hello? Yes, sir. And Clear. it will cut between the G and G. It will cut between the G and G. Okay. So like when it cut from the G and G, so it will cut only single base pair because यहाँ पर CC है, तो सिर्फ GG है यहाँ पे, तो इसको कट करके इतना पूरा पार्ट क्या करेगा? ये निकाल देगा. देखें, जस्ट मिनट, आप देखेंगे यहाँ पे कि ये इतना पार्ट यहाँ पर, एक पूरा पार्ट यहाँ से क्या होगा? ये पार्ट यहाँ से इतना पार्ट क्या हो जाएगा? इट विल रिमूव्ड. ओके, क्लियर? सो नाउ यहाँ पर तो ये जो बेस पेयर्स होंगे, ये CTA जो है, ये क्या होंगे? दे आर रेडी टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड लाइक C, है ना? सो इट विल द स्टिकी, इट विल फॉर्म द स्टिकी एंड. ये क्या फॉर्म करेगा? स्टिकी एंड. नहीं समझे? हेलो बेटा, Yes, sir. समझ गए. है ना? तो इट विल फॉर्म द स्टिक एंड. इस तरीके से पूरा सेगमेंट यहां से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. तो BMH1 आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सारे याद नहीं रखने हैं, लेकिन जो मैं बताऊंगा उनको आप याद रख लें. ठीक है? ओके. Yes, sir. Yes, sir. एंड नेक्स्ट है बच्चा EcoR1. तो दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम अ E. coli RY13 स्ट्रैंड. E. coli का कौन सा स्ट्रैंड है? ये RY13. ओके, RY13 एंड इट विल कट बिटवीन द GA, है ना? यहाँ पर भी GA ही है ना? यहाँ पर भी ये है, वो एरो जो है दैट इज रॉन्ग, है ना? सो इट विल कट बिटवीन द GA. किसके बीच में कट करेगा? ये GA के बीच में.
तो यहां से भी कट करेगा ऐसा, इन दिस वे इट विल कट इन दिस वे, look, and the whole part removed from here. So now it will form the sticky end. It again form the sticky end. Okay, not okay बच्चे? Yes, sir. Okay, जरा बोला करें, जरा बोला करें, मुझे लगे कि यू आर लाइक यू आर लिसनिंग प्रॉपरली। आप बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा यू आर लिसनिंग प्रॉपरली, वरना मुझे लगेगा आई एम जस्ट रीडिंग और मैं so give the response, okay? So E Yeah. R1 is obtaining from E. coli RY13. It will cut between the GA, किसके बीच में कट करेगा ये? GA के बीच में, and it will again form sticky end. तो मैं एक बार बताता हूँ, again ALU1 कैसे end form करेगा? ALU1 कैसे end form करेगा? Blunt end. It will cut between GC. yes, BMH1 form. Sticky ends. It will cut between. It will cut between G and G. GG. Okay, GG. So याद रखें BMH1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इको और ALU मत याद रखिएगा, ALU आप भूल जाइए, अभी भूल जाइए चाहे तो, बट BMH1 याद रखें, ठीक है? क्लियर? Eco R1. Eco R1 is obtained from E. coli RY13 and it will cut between the GA. Okay, and it again form sticky end. So GC, GG and GA. Okay. Yes, sir. Yes, now, sir. Eco R second. Now Eco R second. So this is E. coli R245. E. coli R245. It will cut at the terminal end, है ना? ये कहाँ पे बिल्कुल है ना? तो यहाँ पर ये कट करेगा बिल्कुल साइड में, है ना? सी के साइड से कट करेगा, समझ गए? तो सी के साइड से कट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? तो लास्ट में कट करेगा तो इट विल फॉर्म ब्लंट एंड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा ये? ब्लंट एंड फॉर्म करेगा, है? तो दोनों एंड्स को यहां से कट कर देगा, देन इट विल फॉर्म ब्लंट एंड। आई बात समझ? एक ही साइड से दोनों साइड, मतलब सही दोनों सीक्वेंस तो है नहीं है। वही दिखा रहा है ना कि वो एंड पे दोनों पार्ट को कट कर देगा, जो एंड होंगे यहाँ पे, है ना, उनको कट कर देगा। सी के बाद में जो भी होगा उसको वो कट कर देगा। नहीं समझे? हेलो बच्चे? सर बीच का पोर्शन पूरा गायब हो जाएगा फिर। हाँ, नहीं, साइड का इधर का गायब हो जाएगा, इधर का गायब हो जाएगा, सिर्फ सेंटर वाला पार्ट बचेगा। ओके सर। Okay, next HAE third, and this is the this is obtained from which bacteria? Hemophilus. Hemophilus influenzae and the Stannus red. Stannus red. अभी आपको मैंने दो बताए, आपको दो याद रखने हैं, ठीक है? टू याद रखने हैं, ठीक? So HAE third is a Hemophilus, sorry, हाँ, HAE third is a Hemophilus aegyptus and it will cut between the GC, है ना? इस तरीके के सीक्वेंस में GC के बीच में कट करेगा और ये क्या फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म ब्लंट एंड, क्या है ना? क्या फॉर्म करेगा? ब्लंट एंड। इसका रिजल्ट याद रखें, इट विल फॉर्म ब्लंट एंड। हालांकि इसको याद नहीं रखना आपको, इसको आप चाहे तो भूल जाए। देन याद रखें हिंदी थर्ड, ये किससे ऑब्टेन किया जाएगा? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe आरडी। किससे ऑब्टेन किया जाता है ये? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe आरडी इज अ स्ट्रैंड, है ना? तो देखें HAE किससे मिल रहा है? हीमोफाइलस इजिप्टस, जबकि हिंदी थर्ड किससे मिल रहा है? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe आरडी। ओके, एंड ए कहां कट करेगा? इट विल कट बिटवीन द ए के बीच में कट करेगा। तो ऐसे पूरा पार्ट जो है सेगमेंट को ये क्या कर देगा? इस तरीके से, इन दिस वे इट विल कट एंड इट विल रिमूव दिस होल पार्ट एंड विल फॉर्म स्टिकी एंड। क्या फॉर्म करेगा ये? स्टिकी एंड।
clear? Yes, sir. Okay, now remember this हिंदी, इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे आप? हिंदी सेकंड, हाउ विल प्रोनाउंस इट? हिंदी सेकंड, ओके। एंड दिस इज ऑप्टेन फ्रॉम हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe आरडी, है ना, ये भी उसी स्ट्रेंथ से क्या किया गया है? ऑप्टेन किया गया है। एंड इट विल कट फ्रॉम सीजी, ये क्या कट करेगा? सीजी। आई बात समझ में? हेलो, Yes, sir. है ना? तो ये सीजी यहाँ पर कट करेगा एंड इट विल आल्सो फॉर्म ब्लंट एंड। तो इसे याद रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात ये है कि फर्स्ट डिस्कवर रेस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियस सेकंड है, आई बात समझ में, और ये फॉर्म करेगा ब्लंट एंड। तो आपको BMH1 का याद रखना है, स्टिकी एंड, इक्वार 1 का याद रखना है, स्टिकी एंड हिंदी सेकंड का याद रखना है, ब्लंट एंड। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? Clear. बच्चों क्लियर? Yes, sir. Okay, now look here. Another picture I'm sharing with you. It is visible to you. A new slide, it is visible to you. Yes, sir. Yeah, cell 1. It is again important. Cell 1 याद रखें. Cell 1. Cell 1. So it is obtained from Streptomyces albus. Streptomyces albus. It will cut between the GT. It is cut between the GT. Okay, and it will form, again it will form Stickian. Cell 1. Stickian. Okay, tell me, हिंदी सेकंड कैसे एंड्स फॉर्म करेगा? Blunt. यस, वेरी गुड, है ना? और सेल 1 स्टिकी एंड फॉर्म कर रहा है एंड दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस बैक्टीरिया। क्लियर? एनी प्रॉब्लम इन इट? No, sir. ओके, एंड देन है SCA1. SCA1, this is Streptomyces cespitosus. Okay, Streptomyces cespitosus से obtain किया जाता है. This is the bacterial strand and this will cut between the TA, okay, and it will form blunt end. It will form blunt end. याद रखना की जरूरत नहीं है, अगर आपसे बने तो रख सकते हैं, बट बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, बट सेल 1 याद रखें, ओके। So SCA1, it is obtained from Streptomyces cespitosus and it will cut between the TA and it will produce a blunt end. Okay. Okay. Next one is this SMA1, that is Serratia marcescens. Serratia marcescens, and it will cut between the CG, है ना? CG इस तरह से कट करेगा ये and it will form blunt and it will form blunt end. Clear? So these are the some types of the restriction endonuclease second. तो इनका जो नाम पड़ता है, it is based on, the name is based on the strain of the bacteria. बैक्टीरिया के नाम से ही इनका नाम पड़ता है। समझ गए आप? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें? Any problem in it? हेलो बच्चा। Yes, sir. No problem. ओके, ठीक है। आइए हम बात करते हैं आपसे आगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दैट इज स्टिकी एंड और कोहेसिव एंड, है ना? स्टिकी एंड क्या होते हैं उनको एक बार आप समझें। स्टिकी एंड, और हम क्या कहेंगे इन एंड्स को? दे आर आल्सो कॉल्ड कोहेसिव एंड।
और हम क्या कहेंगे इन्हें? कोहेसिव एंड। ठीक है, जस्ट आई एम शेयरिंग यू अ पिक्चर विद यू, जस्ट अ मिनट। Look here. So blunt end, sticky end. Sticky end को हम और क्या कहेंगे? Sticky end also called cohesive end. Okay. So made by staggered cuts. अब आपको staggered cut का मतलब क्या है? Staggered cut क्या का मतलब क्या है? Staggered cut. It is made by staggered cut. Okay. हेलो बेटा, मेड बाय स्टगर कट। स्टगर कट का मतलब जब, और तो क्या फॉर्म होंगे जब स्टगर कट लगेगा? इट विल फॉर्म अनपेयर्ड बेसिस। अनपेयर्ड बेसिस यूजफुल फॉर क्या क्या फॉर्म करेगा ये? हाइड्रोजन बॉन्ड विद द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस इन अदर फिगमेंट्स। नहीं समझे? अनपेयर्ड बेसिस मेड बाय स्टगर कट्स, अनपेयर्ड बेस है ना, तो ये क्या फॉर्म करेगा? अनपेयर्ड बेसिस है ना, एंड यूजफुल बिकॉज दे form hydrogen bond between the complementary bases in other fragments. Hello, helps to sew fragments together and make recombinant DNA. नहीं समझे आप मेरी बात? नहीं समझे आप? तो मतलब स्टिकी एंड बनाने के लिए H पॉइंट होता है। हाँ बेटा, स्टिकी हेलो। एंड्स बनाने के लिए मतलब जब H बॉन्ड टूटता है तो स्टिकी एंड्स बनते हैं। हाँ, स्टिकी एंड में आप कट करोगे तब तो वहां पर ये जो साइड है, एक साइड जो है दिट बिकम द स्टिकी एंड इट विल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स, क्योंकि यहाँ के बेस पेयर्स को हमने क्या किया? रिमूव कर दिया। हेलो। यस सर, समझ रहा हूँ। एंड इट विल, और क्या लिखा है इस बाय स्ट्रगल कट? इस स्ट्रगल कट का मतलब है कि जब आप एक साइड का कट करोगे तो दूसरा पार्ट लड़खड़ाएगा। नहीं समझे? स्टेबलाइज नहीं रहेगा। इट्स ऑलवेज लाइक ट्राई टू मेक द बॉन्ड विद द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। तो वो अपनी जगह पर वो क्या नहीं होगा? स्टेबलाइज नहीं होगा। नहीं होगा अपनी जगह पर, स्टेबलाइज नहीं होगा अपनी जगह पर। इसलिए हमने उन्हें क्या बोला है? स्ट्रगल कट। क्या कहा? स्ट्रगल कट। नहीं समझे बेटा? समझ गया। ओके, समझ गए सर। यस। एंड ब्लंट एंड को हम और क्या कहते हैं? ब्लंट एंड ऑल्सो कॉल्ड फ्लश एंड। ब्लंट एंड ऑल्सो कॉल्ड फ्लश एंड। तो नो स्ट्रगल कट्स है ना, नॉट एज यूजफुल। तो हम जनरली हम पैकेजिंग के लिए, फॉरेन डीएनए के पैकेजिंग के लिए किसका यूज करते हैं? स्टिकी एंड्स का। किसका यूज करते हैं? स्टिकी एंड का। तो ब्लंट एंड बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। और ये दोनों साइड के जो बेस पेयर्स हैं उनको क्या कर देंगे? कट कर देंगे। क्या करेंगे? कट करेंगे। तो अगर आपको किसी डीएनए के किसी पीस को लगाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा यहाँ पर? क्या कौन सा बॉन्ड? यहाँ पे जो फॉर्म होता है, जो बैकबोन बनाता है, उसे क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हेलो, हेलो बच्चों, यस यस सर। सर। आर यू हियरिंग मी? हेलो। यस सर। तो यहाँ पर आपको जब कोई फॉरेन डीएनए अगर जो आपने कट किया, अगर आपको कोई दूसरा सेगमेंट यहाँ पे ज्वाइन कराना, यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपको बैकबोन से स्टिक कराना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नहीं समझे? यस सर, समझ रहा हूँ।
क्लियर। तो ब्लंट एंड को हम क्या कहेंगे, फ्लश एंड। दे आर नॉट यूजफुल इन द बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज दे आर नॉट यूजफुल टू पैकेजिंग द फॉरेन डीएनए। स्टिकी एंड जो है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोहेसिव एंड मेड बाय स्ट्रगर कट्स, है ना। इसमें क्या फॉर्म होगा, अनपेयर्ड बेसिस, यूजफुल बिकॉज दे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस with other fragments. Okay, और they are also called cohesive and तो बायोटेक्नोलॉजी में हम फॉरेन डीएनए को लाइगेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, स्टिकी एंड्स वाले एंजाइम को। स्टिकी एंड्स वाले ऐसा एंजाइम यूज करते हैं जो क्या फॉर्म करेगा, स्टिकी एंड। क्लियर। यस सर। आपको कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? हम्म। नो सर। नो सर। ओके फाइन, चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया पूरी तरह से कौन से एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ओके, नाउ हम बात करेंगे आपसे किसकी, सेकेंड एंजाइम, लाइजिंग एंजाइम। लाइजिंग एंजाइम, you know what are the lysing enzymes? They used to open up the cell। ये क्यों यूज होते हैं, टू ओपन अप द सेल, सेल को ओपन करने के लिए। हेलो बच्चों, यस सर। तो लाइजिंग एंजाइम का जो यूज हम करते हैं, हम इसका यूज क्यों करते हैं, टू ओपन अप द सेल, सेल को क्या करने के लिए, ओपन अप करने के लिए, सेल को ओपन करने के लिए, सेल को खोलने के लिए। समझे मेरी बात, है ना। तो सेल को ओपन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, लाइजिंग एंजाइम। जैसे कि अगर कोई प्लांट सेल है और उसके डीएनए को हमें बाहर निकालना है तो हमें उसका सेल वॉल डिसॉल्व करना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? अगर प्लांट सेल है तो हम कौन सा लाइजिंग एंजाइम यूज करेंगे, सेलुलेज। इट विल डिसॉल्व द सेल वॉल, जिससे हम डीएनए को इजीली बाहर निकाल लेंगे। नहीं समझे आप मेरी बात? हेलो बच्चे, है ना। टू ओपन अप द प्लांट सेल वी विल यूज सेलुलेज विच विल डाइजेस्ट द सेल वॉल, एंड इस तरह से सेल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, हम इजीली उसके जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। इफ द सेल इज फंगल सेल then what we will use, cell is fungal cell then what we will use, hmm? क्या यूज करेंगे बेटा, Chitinase. काइटिनेज। yes very good, then we will use chitinase। okay, and if the cell is bacterial then क्या यूज करेंगे, लाइसोजाइम। lysozyme। क्लियर। ओके, क्लियर हुआ बेटा? Yes, यस sir. सर। ओके, अब हम बात करेंगे आपसे थर्ड एंजाइम, दैट इज ज्वाइनिंग एंजाइम, है ना, दैट इज डीएनए लाइगेज। अच्छा एक और बात याद रखना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। लिख लेना है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है मॉलिक्यूलर सीजर। ओके, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। ओके, लिखा आपने? यस सर। Okay, now we will discuss DNA ligase, and DNA ligase is also called, this is also called joining enzyme।
joining enzyme, or this is also called sealing enzyme. Also called sealing enzyme. Okay, so some joining enzyme या क्या कहेंगे, sealing enzyme that discovered by Hargobind Khurana. Discovered by Hargobind Khurana. तो इस एंजाइम को किसने डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड बाय हरगोबिंद खुराना. क्लियर? ओके. Yes, sir. सो द यूज, एक किसमें यूज होते हैं, द यूज टू सीलिंग गैप्स, है ना, इज सीलिंग गैप्स इन डीएनए फिगमेंट्स. ओके, आपको डीएनए फिगमेंट को ज्वाइन कराना है, सीलिंग करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे. तो फॉरेन डीएनए को लाइगेट करने के लिए, आई बात समझ में, हम किसका यूज करेंगे, डीएनए लाइगेज का. सो वी कॉल देम ज्वाइनिंग एंजाइम और सीलिंग एंजाइम. क्या कहते हैं उन्हें, ज्वाइनिंग एंजाइम और सीलिंग. Sealing Joining enzyme. enzyme. यस, यस, वेरी गुड, है ना. they also call they also call molecular, बताओ क्या कहेंगे इन्हें, मॉलिक्यूलर, क्या कहना चाहिए इनको, ग्लूस और बायोलॉजिकल ग्लूस. ओके, they're called molecular glues or biological glues. Clear? Is it clear to you बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. And biotechnology, सबसे जो कॉमन जो डीएनए लाइगेज है that used in the biotechnology, that is called T4. क्या सुना है आपने, T4 डीएनए लाइगेज. most commonly used in biotechnology. तो सबसे कॉमनली जो यूज होता है लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज, दैट इज T4 डीएनए लाइगेज, दैट इज T4 डीएनए लाइगेज. क्लियर? एंड समझ गए? और ये कहां से ऑब्टेन किया गया था, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम, पता है आपको, T4 बैक्टीरियोफाज. किससे ऑब्टेन किया गया था ये, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम T4 बैक्टीरियोफाज. So DNA ligase is joining enzyme or sealing enzyme discovered by Hargobind Khurana. They used to sealing gaps in DNA pigment. They also called molecular glues and biological glues. T4 DNA जो ligase है, that is most commonly used in biotechnology, obtained from T4 bacteriophage. Clear? बच्चों, any problem in it? अगर कोई भी problem है तो tell me. Yes, sir. Yes. तो चलें आगे. हेलो बच्चों, Yes, हम sir. आगे मूव करें. Yes, sir. ओके, नाउ हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट एंजाइम की, दैट इज द अल्कलाइन फॉस्फेटेज. ओके, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, जस्ट लुक हियर, अल्कलाइन फॉस्फेटेज. So, which number it is? Third, fourth.
Yes, sir. alkaline phosphatase. ओके, सो अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो एंजाइम है, क्या काम है इसका पता है आपको? हम्म दिस नहीं पता? दिस रिमूव, क्या करेगा ये? रिमूव अ फॉस्फेट ग्रुप, ग्रुप फ्रॉम 5 प्राइम, सॉरी फ्रॉम 5 प्राइम। कहां से रिमूव करेगा? फ्रॉम द 5 प्राइम। आई बात समझ में? टू प्रिवेंट अनवांटेड लाइगेशन। जब फॉस्फेट हट जाएगा तो फॉस्फोडाइस का बॉन्ड नहीं बनेगा और अनवांटेड लाइगेशन भी नहीं होगा। तो दिस रिमूव द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम फ्रॉम 5 प्राइम। जस्ट मिनट, क्लियर? तो ये फॉस्फेट ग्रुप को 5 प्राइम से क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, टू प्रिवेंट अनवांटेड लाइगेशन। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? Clear. सर अनवांटेड Yes, sir. लाइगेशन अनवांटेड मतलब लाइगेशन का मतलब है कि कुछ भी, जब भी बायोटेक्नोलॉजी, जब वो हम रिमूव कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा ना हो कोई फ्रेगमेंट पड़ा हो और वो जैसे ही उसके कांटेक्ट में आके वो अपने आप बॉन्ड बना ले और उसके साथ जुड़ जाए। आई बात समझ में? ऐसे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं वो आपस में जुड़ सकते हैं, तो हम वहां पे क्या अप्लाई कर देते हैं? एल्कलाइन फॉस्फेटेज, कि जिससे क्या हो कि हम चाहें तभी तभी क्या हो वहां पर, तभी हम लाइगेट कराएं। अपने आप लाइगेशन नहीं होना चाहिए। नहीं सर, जब दो फ्रेगमेंट अपने पास अपने आप आ जाएंगे, चिपक जाएंगे एक दूसरे से, उनके उनके साथ में क्या हो जाएगा? रिएक्ट, है ना, वो उनके बीच में बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाएगा। समझे मेरी बात? तो अपने आप लाइगेशन नहीं होना चाहिए, डिजायर्ड लाइगेशन हो। हम चाहते हैं तभी तभी हम उस टुकड़े को लगाएं, वो आपस में लाइगेट ना कर जाए, कोई अनवांटेड पीस उसके साथ जुड़ ना जाए। नहीं समझे? यस सर, समझ गया। क्लियर हुआ? तो जब हम यस सर। एल्कलाइन फॉस्फेटेज अप्लाई कर देंगे लेबोरेटरी में वहां पर, तो वो और पीस जब टुकड़े करेंगे उसके, तो वो टुकड़े आपस में नहीं जुड़ेंगे जब तक कि हम उन्हें ना जोड़ें। क्लियर? क्लियर? हम्म यस सर। यस सर। हम्म। आगे आइए, नेक्स्ट नेक्स्ट एंजाइम हम देखेंगे फिर। दैट इज सिंथेसाइजिंग एंजाइम। सिंथेसाइजिंग एंजाइम, ओके। सिंथेसाइजिंग एंजाइम, तो सिंथेसाइजिंग एंजाइम के अंदर कौन कौन आएगा देखें। सबसे पहले इसके अंदर लिख रहा हूं मैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। सबसे पहले क्या आया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो क्या काम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का? क्या करेगा? डीएनए बनाना। डीएनए बनाना, किस पर? इट सिंथेसाइज डीएनए, Template RNA पर. कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बाय यूजिंग एमआरएनए एज अ टेम्पलेट। ये एमआरएनए को टेम्पलेट की तरह यूज करके क्या करेगा? डीएनए को सिंथेसाइज करेगा। समझे नहीं समझे? समझे? हेलो बेटा,
Yes, sir. used to synthesize complementary DNA. Complementary DNA. DNA by using mRNA as a template. Template. Okay, clear? And किसने डिस्कवर किया? It is discovered by Taman and पढ़ा नहीं आपने कभी? बाल्टीमोर. Taman and Baltimore. तो reverse transcriptase enzyme जो है that is used to synthesize complementary DNA by using mRNA as a template. और इसे किसने डिस्कवर किया? It is discovered by Taman and Baltimore. Taman and Baltimore. हेलो बच्चों, Yes, sir. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. सर थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था कि जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसमें एमआरएनए एज टेम्पलेट मतलब mRNA के स्टैंड से हम डीएनए के स्टैंड को सिंथेसाइज कराते हैं. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है उसमें mRNA टेम्पलेट मींस रॉ मटेरियल हम किसका यूज करेंगे? mRNA. नहीं समझे? रॉ मटेरियल क्या यूज करेंगे? mRNA. उसके उसके स्टैंड्स जो है, लेकिन जो आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस कौन सा होता है? आरएनए के अंदर कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है? यूरेसिल. उसकी जगह डीएनए में क्या बन जाएगा? बोले Thymine. थाइमीन. है ना? तो वो था यूरेसिल की जगह थाइमीन रिप्लेस हो जाएगा. तो वो सेम टेम्पलेट आरएनए का जो है वो टेम्पलेट की तरह यूज होगा और उससे हम क्या बना लेंगे? डीएनए का स्टैंड. लेकिन यूरेसिल की जगह वहां पे क्या रहेगा? थाइमीन. हेलो. टेम्पलेट का मतलब इट्स काइंड ऑफ रॉ मटेरियल. आपके पास में कुछ फ्रेम होना चाहिए, उससे आप डीएनए बनाएंगे. कुछ तो होना चाहिए ना आपके पास रॉ मटेरियल. हेलो. हेलो बच्चों. यस सर समझ गया मैं. ओके, नेक्स्ट देखें. डीएनए पॉलीमरेज. तो डीएनए पॉलीमरेज इट इज आल्सो सिंथेसाइजिंग एंजाइम and it used to synthesize DNA on DNA टेम्पलेट. है ना? तो ये डीएनए के टेम्पलेट पर ही डीएनए को क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा. एंड दिस इज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया? ए कॉर्नबर्ग. डिस्कवर्ड बाय ए कॉर्नबर्ग. ए कॉर्नबर्ग ने इसे डिस्कवर किया. तो डीएनए पॉलीमरेज का यूज आपने देखा होगा, पता नहीं आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा. हम लोग आगे आएगा तो हम पढ़ेंगे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. सुना है? यस सर. तो पीसीआर में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज जो है काम करेगा और डीएनए को सिंथेसाइज करेगा डीएनए के टेम्पलेट पर. समझे? हेलो. यस सर समझ गया. Yes, sir. यस. तो इससे किसने डिस्कवर किया डीएनए पॉलीमरेज को? ए कॉर्नबर्ग. किसने डिस्कवर किया? ए कॉर्नबर्ग. ठीक है, क्लियर? सो इतने सारे एंजाइम्स हैं जिनका हम यूज करेंगे किसमें? किसमें? आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर. ओके, एनी प्रॉब्लम इन इट?
No, sir. Okay, now because we are studying tools about technology, so next tools हमारा क्या होगा? नेक्स्ट टूल हमारा क्या होगा? एंजाइम के बाद सेकंड टूल क्या था? हेलो बच्चों, भूल गए आप? सेकंड टूल क्या लिखा था हम लोगों ने? Cloning Cloning vector. vector. क्लोनिंग वेक्टर, है ना? नेक्स्ट टूल अपना होगा क्लोनिंग वेक्टर। आइए देखें जरा, नेक्स्ट टूल इज क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, हम स्लाइड चेंज ही कर देते हैं क्योंकि आगे चेंज करना ही होगा। क्लोनिंग वेक्टर देखें। ओके, देखिए क्लोनिंग वेक्टर सेकंड टूल। This is also called vehicle DNA. This is also called vehicle DNA. समझे? इसे हम और क्या कहते हैं? vehicle DNA। समझे? और वी कैन से कैरियर डीएनए, और हम इसे क्या कह सकते हैं? कैरियर डीएनए, और हम इसे क्या कह सकते हैं? कैरियर डीएनए। तो क्लोनिंग वेक्टर, व्हीकल डीएनए और कैरियर डीएनए। क्लियर? समझे? हेलो बच्चा, अरे Yes, sir. बच्चों, तो क्लोनिंग वेक्टर से आपको नाम तो समझ में आ रहा होगा कि इनका यूज हम क्यों करेंगे? वेक्टर्स का, क्लोनिंग वेक्टर्स का यूज हम क्यों करेंगे? टू ट्रांसफर द डीएनए इन द होस्ट सेल, होस्ट सेल के अंदर डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए। जैसे कि हम मॉस्किटो, जैसे कि मॉस्किटो, सिंपल से एग्जांपल से बात करें, जैसे कि मॉस्किटो जो है उसका यूज हम क्यों करते हैं? हम यूज नहीं करते, सॉरी। मॉस्किटो का यूज कौन करेगा? प्लाज्मोडियम अपने आप को ट्रांसफर करने के लिए। तो प्लाज्मोडियम को कैरी कौन कर रहा है? मॉस्किटो, है ना? और वो किसमें ट्रांसफर करेगा? हमारी बॉडी के अंदर। तो मॉस्किटो इज क्या है? एक वेक्टर है जो ट्रांसफर करता है प्लाज्मोडियम को ह्यूमंस के अंदर। तो ऐसे ही क्लोनिंग वेक्टर जो होते थे ट्रांसफर करेंगे फॉरेन डीएनए को किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर। तो होस्ट सेल के अंदर जो, है ना, होस्ट सेल के अंदर फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करने में जिनका हम यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग वेक्टर। उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग वेक्टर। नहीं समझे? नहीं समझे बच्चा? हेलो, हेलो। यस सर। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या है? व्हीकल डीएनए क्या है? लाइक वो डीएनए जिनका यूज हम क्यों करते हैं? फॉरेन जीन को ट्रांसफर करने के लिए। फॉरेन जीन को ट्रांसफर करने के लिए कहाँ? होस्ट सेल के अंदर। किस सेल के अंदर? होस्ट सेल के अंदर। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? क्लोनिंग वेक्टर। समझे? हेलो बच्चों, Yes, sir. समझ गए. समझ गए? ओके। अब बात यह है कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ऐसा क्या होना चाहिए जिससे हम उसे यूज कर पाए। देखिए, कोई भी डीएनए या किसी का यूज हम नहीं कर सकते हैं जब वेक्टर, है ना, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए, है ना, जिन्हें हम क्या करें, जिनको हम, जिस कारण से हम उन्हें एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज कर पाए। समझे मेरी बात? क्लियर? तो इसके लिए पहले अब मैं अभी पढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ आप मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैं अभी आपको ये चीज, वो जो डायग्राम मैं अभी आपको भेज रहा हूँ वो मैं अभी आपको अ, आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ उससे, है ना। वो अभी आगे आएगा। अभी मैं उसको उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, वो सिर्फ एक रेफरेंस की तरह मैं ले रहा हूँ। जस्ट मिनट।
एक मिनट, पहले इसको देखें फिर मैं डायग्राम आपको शेयर करता हूं। पहले इसके फीचर्स लिखें। फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर्स के फीचर्स, ठीक है। फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर में क्या फीचर्स हो सकते हैं, आइए देखें। जस्ट मिनट, थोड़ा सा वेट करें। जस्ट मिनट। ये आपको दिख रहा है वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर मैंने दिखाया आपको यहाँ पर, दिख रहा है? ये क्लोनिंग वेक्टर दिखा आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो इस क्लोनिंग वेक्टर में यहाँ पे क्या लिखा है? ORI दिखा? ORI। हेलो बेटा, Yes, sir. दिखा या नहीं दिखा? Yes, sir. ओके, सो देखें। तो ये आप देख रहे हैं ORI यहाँ पे क्या है। तो अब मैं एक रेफरेंस के लिए मैंने इसे रख दिया है। अब देखिए, तो फीचर्स ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर, सबसे पहला जो फीचर है ये क्लोनिंग वेक्टर में क्या होना चाहिए, देखिए ये क्लोनिंग वेक्टर में सबसे पहले होना चाहिए ORI साइट। ORI साइट। अब आपको कि ये साइट क्या है, व्हाट इज दिस साइट, व्हाट इज ORI? दिस इज कॉल्ड origin of replication। इसे हम क्या कहते हैं, origin of replication। तो ORI साइट जो है दैट इज द origin of replication। क्लियर? तो ये क्या चीज है, ये व्हाट इज दिस, क्या चीज है ये? पता नहीं होगा? सो दिस इज अ सीक्वेंस। जस्ट अ मिनट। ये क्या है? वो सीक्वेंस है जहां पर से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जहां से रेप्लिकेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो ये किसी भी जो वेक्टर है उसके अंदर ये चीज होनी चाहिए। सो दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज द सीक्वेंस ओके, फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, जहां से रेप्लिकेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। समझे? अगर हम कोई भी पीस डीएनए का इस जगह पर लगाते हैं, है ना, है ना, व्हेन वी लिंक्ड, समझे मेरी बात? जब एनी पीस ऑफ द डीएनए व्हेन वी लिंक टू दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस के अंदर जब हम कोई फॉरेन डीएनए लगाते हैं तो वो क्या करेगा, तो वो उसकी जो कॉपी नंबर है, जो रेप्लिकेशन, उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, है ना। तो वहां से वो रेप्लिकेट करेगा और कितने बार रेप्लिकेट करना है उसको, उसको भी क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा कि कितनी कॉपी बनेगी उसकी। नहीं समझे मेरी बात? हेलो बच्चों, तो this is समझ a गए सर। sequence from where replication starts, okay?
and Okay, sir. any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the cell. Clear? And this sequence also responsible for controlling the copy number of linked DNA. So look here, the ORI site जो है, that is called origin of replication. This is the sequence from where replication starts, and any piece of the DNA will link to this sequence. है ना? देखिए यहाँ पे, this sequence can be made to replicate within the cell. The sequence also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. Means अगर कोई ऐसी ORI साइट है जो ज्यादा कॉपी नंबर को सपोर्ट करता है, आई बात समझ में? तो अगर हम ऐसी ORI साइट को यूज कर रहे हैं तो वो ज्यादा कॉपी बनेगी। कुछ ऐसी ORI साइट भी हैं जो कम नंबर को सपोर्ट करती हैं, है ना, जो कम कॉपी बनाएंगे। अगर हमें कम कॉपी चाहिए तो हम उस तरह की ORI साइट का यूज कर सकते हैं। नहीं समझे? हेलो बेटा, बच्चों, हेलो बच्चों, आपको सुनाई दे रहा है क्या? Yes, आपको sir. आपको नहीं सुनाई दे रहा है? हेलो, Yes, sir. आपको समझ में आ रहा है बच्चों या नहीं आ रहा है? हाँ, Yes, sir. आ रहा है ना? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके ओके, ठीक है। तो देखें, तो क्या है ORI साइट? बताएं, ORI साइट क्या होता है? ओरिजिन ऑफ Replication. रेप्लिकेशन। तो ये वो स्पेसिफिक सीक्वेंस है ना, जहां पर अगर हम फॉरेन DNA को लाइगेशन करते हैं तो वो क्या करेगा? वो रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करेगा। आई बात समझ में? और ORI साइट जो है अलग तरह की, मतलब कुछ ORI साइट्स ऐसी होती हैं जो ज्यादा कॉपी नंबर को सपोर्ट करते हैं। अगर वहां पे हम फॉरेन DNA को लाइगेट करते हैं, इट विल सपोर्ट द हाई कॉपी नंबर। हमें बहुत सारे रेप्लिकाज मिलेंगे, उसके बहुत सारी कॉपीज मिलेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो कम कॉपी को सपोर्ट करते हैं। तो जनरली बायोटेक्नोलॉजी में हमें बहुत सारी कॉपी चाहिए होती है, तो हम किसको यूज करते हैं? कैसी ORI साइट का यूज करते हैं? जो ज्यादा कॉपी नंबर को क्या करे? सपोर्ट करे। सपोर्ट द मोर कॉपी नंबर, हाई कॉपी नंबर। नहीं समझे? सपोर्ट द मैनी कॉपी नंबर, बहुत सारे रेप्लिकाज उसके फॉर्म करे। क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Any doubt in it? Any doubt? हेलो बच्चों, सर मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से कैसे डिसाइड होता है कि कितनी नंबर ऑफ कॉपीज बनेंगी? ओरिजिनल इससे तो खाली एप्लीकेशन से start हो डिसाइड रहा है नहीं ना? होता है। ORI स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो ऐसा सीक्वेंस है
है ना। मतलब ओराइसाइट अलग अलग टाइप की होती हैं, कुछ ओराइसाइट्स ऐसी होती हैं जो एप्लीकेशन को वो कंट्रोल भी करते हैं, एप्लीकेशन को सिर्फ स्टार्ट नहीं करते, वो कंट्रोल भी करते हैं। देखिए आप, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, वो कंट्रोल भी करते हैं, कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर। नहीं समझे? स्टार्ट करेंगे और उनकी कॉपीज को भी, कि कितने कॉपी नंबर मिल रहा है उसको भी क्या करेंगे, कंट्रोल भी करता है। नहीं समझे? हेलो? समझ गई सर। है ना। सो वो कॉपी, वो स्टार्ट तो कर ही रहे हैं एप्लीकेशन को, और साथ में वो क्या करेंगे, वो कॉपी। देखिए, आपने कभी आपने कभी वो तो चलाया चलाया होगा आपने क्या, ओके, कुछ भी क्या कहते हैं उसको, दिवाली पे चलाते हैं जो बहुत ऊपर, रॉकेट रॉकेट रॉकेट। हेलो? हेलो? यस सर। यस सर। तो रॉकेट में आपने सब फाइल लगाते हो, आई बात समझ में? तो वो कितनी साउंड करेगा, एक, पहला, दूसरा, तीसरा, कुछ होके जाके बहुत सारे, 4-5 साउंड करते हैं सीक्वेंस। नहीं समझे मेरी बात? तो वो डिपेंड करता है ना उसमें किस तरीके से यूज किया गया है, किस तरह से चेन में वो सब यूज किया गया है। तो आपने फाइल लगाया, आई बात समझ में, और साथ में वो कंट्रोल भी करेगा कि कितने बार वो आगे जाके साउंड प्रोड्यूस करेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही कि आपने आपने उस सीक्वेंस पे लगाया, और देन वो किस तरह से मल्टीप्लाई करेगा, वो उसको भी कंट्रोल करेगा। नहीं समझे आप मेरी बात? हेलो बच्चों, आप नहीं समझ गई समझे? सर। समझ गए? यस सर। कौन खाना खा रहा है भाई? कौन खाना खा रहा है? अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है। हम्म? बच्चे, सर कोई नहीं खा रहा, मेरे घर में पीछे बात कर रहे थे। हाँ, बात नहीं करो आप, है ना। ओके, ठीक है, चले हम लोग आगे। यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो सर। आइए जरा देखें सेकंड। सेकंड देखेंगे हम लोग। दूसरा जो प्रॉपर्टी है इसकी, इसको ए बी करके लिखना है ना, ए और बी ऐसे करके लिखना है। बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, सिलेक्टिबल मार्कर। सिलेक्टिबल मार्कर, ओके, ठीक है। सिलेक्टिबल मार्कर्स क्या होते हैं? टेल मी, आप लोगों में से मुझे अपना कोई एक नाम बताए, कोई भी, कोई भी एक नाम बताए, बच्चा, लड़का, बॉय, कोई भी, गर्ल हो, बॉय, कोई भी अपना एक नाम बताओ, क्योंकि मुझे तो आपका दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे नाम। हेलो? हेलो बच्चों, क्या करते हैं आप लोग? खाना खा रहे हैं क्या घर पे बैठकर? खाना खा रहे हैं क्या आप लोग? हम्म? हेलो? हेलो? आई एम ऑडिबल टू यू? Yes, sir. तो मेरा कोई एक बच्चा नाम बताए अपना, कोई भी। अब उसके लिए भी अपना नंबर वेट करेंगे कि कौन बताएगा कौन नहीं बताएगा। अरे कोई भी नाम बोल दीजिए। हेलो? 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 कैसे बच्चे हैं आप लोग? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। यस सर। मैं बोल रहा हूँ कोई मैं भी। माही। माही, ओके, माही। अब देखिए, माही को हमने क्या किया, माही का रोबोट बनाया, ओके। माही का रोबोट बनाया, एंड इट इज वेरी सिमिलर टू, मतलब हमने बिल्कुल आइडेंटिकल उसकी स्किन इस तरह से बनाई है, फॉर्म किया है कि वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं हम कि वो रोबोट है या माही है। समझे मेरी बात? ओके, समझे? यस सर। हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि विच इज माही, अ रियल माही, माही, और विच इज अ रोबोटिक माही, कैसे पता करेंगे? हम्म? तो लाइक हम कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे, कुछ, है ना, कुछ इमोशनल, कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे हमें पता चल जाए उसका रिस्पॉन्स। रोबोटिक का जो रिस्पॉन्स होगा, दैट इज
है ना, कैसा होगा, बिल्कुल ब्लैंक रिस्पॉन्स होगा। तो आप समझ सकते हो कुछ ऐसा कोई एक्टिविटी करके, कुछ ऐसा कि जो ह्यूमन एक्टिविटी आप करके कि ये ह्यूमन ही समझ सकता है, ह्यूमन ही कर सकता है। आई बात समझ में? तो आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे। ऐसे ही ऐसे ही एक डीएनए आपके पास रखा हुआ है, आपके पास ये डीएनए है। हाउ यू विल, भाई डीएनए में हाउ यू विल आइडेंटिफाई विच वन इज रिकॉम्बिनेंट एंड विच वन इज नॉन रिकॉम्बिनेंट? आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा डीएनए रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा डीएनए नॉन रिकॉम्बिनेंट है? क्या आप पता लगा सकते हैं? कैसे आप पता लगाएंगे कि विच वन इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड विच वन इज नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए? बोले। यस सर। सर पेरेंट्स के डीएनए से मैच नहीं कर रहा अच्छा, होगा वो पेरेंट्स के डीएनए रिकॉम्बिनेंट। से मैच नहीं कर रहा होगा। ओके, अरे पेरेंट्स के डीएनए से कौन मैच कराएगा आपको? उसके लिए तो आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या क्या नहीं करेगा, आप मैच, कोई ऐसा थोड़ी ना होता है कि इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है ऐसे डीएनए की एक एक चीज बेस पेयर के वो मैच नहीं कर रहा है। भाई डीएनए तो आप ऐसे रखोगे तो सब एक ही जैसा दिखेगा। नहीं समझे मेरी बात? सर तो समझ रही हूँ। आप ऐसा थोड़ी ना कि आप पेरेंट्स से मैच नहीं कर रहा, उसके लिए तो आपको पूरा वो प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आप ऐसे कैसे नॉर्मली आपको आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा डीएनए आपके पास? दो डीएनए रखे हैं, है ना, एक रिकॉम्बिनेंट है एक नॉन रिकॉम्बिनेंट है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है? हम्म, समझेगा आप मेरी बात? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे आप मेरी? नहीं। हेलो, हेलो यस बच्चे। सर। सो ये जो Yes, sir. सीक्वेंस है, सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दीज सीक्वेंस आर, है ना, यूजफुल, है ना। तो दीज selectable selectable markers are useful to identify, to differentiate between recombinant and नॉन रिकॉम्बिनेंट। आपने इससे पहले कभी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है बेटा? माही, यस सर। आप लोगों ने कभी इससे पहले बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है? यस सर। ये सब पढ़ा है आपने? यस सर। तो बताओ जरा क्या है, क्या होते हैं सिलेक्टिबल मार्कर, बताएं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, तो इनसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सर इन्हें जीन को तोड़कर बीच में अपने इंटरेस्ट की जीन लगा देंगे जिससे वो प्रॉपर्टी चली जाएगी व्यक्ति। ओके, ठीक है, आपको आइडिया है। तो सिलेक्टिबल मार्कर्स जो है दे आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। आई बात समझ में, है ना? तो ये क्या होते क्या है? दीज आर द जीन्स, है ना, इनकोडिंग, है ना, इनकोडिंग किसके लिए? रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। लाइक आपने देखा होगा कौन क्या क्या रहता है इसमें? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, है ना। तो क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ओके, इसमें क्या आएगा देखें, जैसे कि TETR, टेट्रासाइक्लिन के लिए, दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखें, TETR। और ये क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। समझे मेरी बात? ऐसे ही बहुत सारे आते हैं, क्लोरामफेनिकॉल के लिए आता है। जस्ट क्लोरामफेनिकॉल, है ना, रेजिस्टेंस जीन। समझे मेरी बात?
हेलो, कैनामाइसिन के लिए, Yes, sir. कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन। ओके, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, क्लोराम्फेनिकोल रेजिस्टेंस जीन, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन, ये सारे जो हैं ये सभी क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। दे ऑल आर द सिलेक्टेबल मार्कर। अब कैसे ये काम करते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, चलें क्या हम आगे? नो सर, थोड़ा नोट करना है। ओके, हो गया क्या? नोट किया? नोटेड डाउन? यस सर। ओके, सो क्या हम आगे चलें? अभी हम इसी की बात करेंगे, है ना, सिलेक्टेबल मार्कर्स पे ही अभी डिस्कशन करेंगे हम लोग। क्या हम आगे चलें? Yes, sir. ओके, यस सर। देखें जरा। आइए, सिलेक्टेबल मार्कर हम लोग बात कर रहे हैं, और इनका हम, मैंने आपको बताया था कि इनका हम यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट द रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। ओके, क्लियर? ओके फाइन। यस आइए जरा सर। देखें, बात कर रहे हैं हम आपसे, जैसे कि इसमें एक वेक्टर है जिसका नाम है PBR322। हम लोग बात करेंगे, अभी कुछ डिस्कशन नहीं कर रहा हूं मैं इस पर। यहाँ पर एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है इस जगह पर, ओके, और यहाँ पर ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। क्लियर? क्लियर? तो ये तो नॉर्मल प्लाज्मिड है, ये यस नॉर्मल सर। प्लाज्मिड है। अगर हम इसे रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे, अगर हमने क्या किया, इसे रिकॉम्बिनेंट बनाना, हमें फॉरेन डीएनए लाइगेट करना है। इसके अंदर क्या करना है? फॉरेन डीएनए लाइगेट। ठीक है, तो वी हैव टू लाइगेट द फॉरेन डीएनए। क्लियर? तो टू मेक द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो अगर फॉरेन डीएनए का जो सीक्वेंस है वो हमने यहाँ पर, है ना, तो ये ठीक है, तो ये फॉरेन डीएनए अगर हमने कहा लगा दिया, इस इस जगह पर, किसकी जगह पर? एम्पिसिलिन वाले जीन्स की जगह पर। तो एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट के लिए जीन है। हेलो, हेलो बच्चों, तो हम, तो फॉरेन यस डीएनए, सर। अच्छा एक और बात, ये जो इकोलाई है, ये इकोलाई का वेक्टर है, इकोलाई अगर ए वेक्टर किसी इकोलाई के अंदर है, एस सच ए वेक्टर, समझ रहे हो? अगर एस सच ए वेक्टर इकोलाई के अंदर है, तो ये इकोलाई दोनों में ही सरवाइव करेगा, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी सरवाइव करेगा। अगर इस बैक्टीरिया को कल्चर कराया जाए, इफ द बैक्टीरियल सेल हैविंग दिस प्लाज्मिड, एज सच दिस प्लाज्मिड, अगर उस किसी बैक्टीरियल सेल के पास में एज सच ए प्लाज्मिड है, ओके, और अगर इस बैक्टीरिया सेल को हम क्या कराते हैं, कल्चर कराते हैं, किसके अंदर? द कल्चर मीडियम। अगर हम इसे कल्चर कराते हैं ना, कल्चर मीडियम, द कल्चर मीडियम,
तो ये दोनों ही, और उसमें हम क्या डाल दें, एंटीबायोटिक लाइक टेट्रासाइक्लिन। अगर हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालें और इसके अंदर हम इसे कल्चर कराएं तो ये कल्चर करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, रेजिस्टेंस है। समझे? हेलो? और यस सर, अगर समझ दूसरा रहा है, हूँ। एक और हमने कल्चर मीडियम लिया, उसमें डाल दिया क्या, एम्पिसिलिन। क्या डाल दिया, एम्पिसिलिन। ठीक है ना? तो ये बैक्टीरिया इसके अंदर भी क्या करेगा, कल्चर करेगा, क्योंकि इसके पास कौन बैक्टीरिया, जिसके पास एज सच ए वाला प्लाज्मिड है। समझ रहा है नहीं समझ रहा मेरी बात? ए वाला प्लाज्मिड है, ये दोनों के अंदर ही क्या कर पाएगा, कल्चर कर पाएगा, क्योंकि इसके पास दोनों के लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। इसके पास दोनों के लिए रेजिस्टेंस है। ओके? अब Yes, sir. सोचिए, अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, हमने किया इस फॉरेन डीएनए जो हमें लाइगेट करना, जो डिजायर्ड डीएनए है, उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया। यहाँ पर उसे हमने क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया। ओके, जस्ट मिनट। तो इस फॉरेन डीएनए को हमने क्या कर दिया, लाइगेट। ठीक है ना, इस जगह पर। तो जैसे ही हमने फॉरेन डीएनए को लाइगेट किया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। नहीं समझे? क्या हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इनएक्टिव। इंसर्स, अभी समझो आप, आपको समझ में आएगा, जस्ट हैव पेशेंस, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको समझ में आएगा। जस्ट मिनट। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मींस फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने से, कहां पे इंसर्ट किया हमने, एम्पिसिलिन वाली जगह पर, तो एम्पिसिलिन का जीन क्या हो गया, क्या हो गया, इंटरनल इनएक्टिवेट। इनएक्टिव हो गया। अब तो और ये जो डीएनए है, ये कैसा हो गया, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट यस डीएनए। सर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब सोचिए, अगर वो सेल जिसके पास में PBR322 एज सच है, वो दोनों में कल्चर कर पा रहा है, वो दोनों में कल्चर हो रहा है, टाटा साइकिल वाले मीडियम में और एम्पिसिलिन मीडियम में। बट जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले जो बैक्टीरिया है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको जब हम कल्चर कराएंगे किसके अंदर, किसके अंदर, एम्फिसिलिन वाले में। एम्पिसिलिन के अंदर, तो कल्चर नहीं करेगा, बट है ना, तो वो कल्चर नहीं होगा, मर जाएगा। इट बिकम सेंसिटिव फॉर द एम्पिसिलिन, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। नहीं समझे? यस सर, समझ रहा हूँ। है ना? तो फॉरेन डीएनए की इंसर्ट करने से एम्पिसिलिन का जीन जो है वो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। नाउ इज जो बैक्टीरिया जिसके पास ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, इट विल कल्चर ओनली इन टेट्रासाइक्लिन। इसे एम्पिसिलिन में कल्चर करेंगे, इट विल नॉट कल्चर, और टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे तो ये कल्चर हो जाएगा। आई बात समझ में? नहीं समझे? सो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि विच इज रिकॉम्बिनेंट। जो एम्पिसिलिन में कल्चर नहीं हुआ, टेट्रासाइक्लिन में कल्चर हो गया, उसे हम क्या कहेंगे, इट इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वो कैसा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो दोनों में कल्चर हो गया उसे हम क्या कहेंगे, नॉन नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? स्पीक ऑनेस्टली, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? हेलो बच्चों, क्लियर सर। Clear, sir. क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ लिसन। मैं 3 टर्म बता रहा हूं आपको, ये एनसीईआरटी में यूज किए गए हैं। आई जस्ट वांट द डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स, है ना, क्योंकि मैं जनरली बच्चे इस पे बहुत कंफ्यूज रहते हैं।
मैंने तो देखा नहीं कि आज तक किसी बच्चे ने बता पाया हो। मैं देखता हूँ आप लोग बता पाते हैं नहीं बता पाते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट्स, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट। ये क्या है टर्म सुनिए आप, इस ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एनसीईआरटी में टर्म यूज किया गया है। आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं देखा। देखा है आपने? यस सर। तो कैन यू आंसर मी व्हाट, एनीवन कैन आंसर व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेंट, व्हाट इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट? सर जिस बैक्टीरियल सेल में हमारा प्लाज्मिड चला गया हो उसे हम ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। जिस किसका प्लाज्मिड बैक्टीरियल, चला गया हो, कौन सा प्लाज्मिड चला गया हो? सर कोई हमारे इंटरेस्ट का, जैसे कि पीबीआर समझ अच्छा लीजिए। मींस, नहीं पीबीआर इज नॉट द इंटरेस्ट, पीबीआर वेक्टर है, तो पीबीआर में अगर हम डालेंगे तब इंटरेस्ट जीन यस सर, जब मतलब जाएगा जब कोई वेक्टर, पीवीआर को मॉडिफाई करेंगे। पीवीआर कोई तो ऐसा वेक्टर है, इट इज नॉट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यस सर, मतलब कोई भी वेक्टर होगा जो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर लिया होगा उसे हम ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। मींस उसके अंदर फॉरेन, मतलब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा या नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा? सर कैसा भी हो, रिकॉम्बिनेंट हो या नॉन नॉन। रिकॉम्बिनेंट हो। अच्छा, ओके, अच्छा ठीक है, चलिए आगे बोलें। और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा उसमें क्या प्लाज्मिड होगा जिसमें हमारा जीनोम इंटरेस्ट होगा नहीं, वो पहुंचा ही नहीं होगा उस सेल के अंदर। ओके, देन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट जिसके अंदर ऐसा प्लाज्मिड जो कि जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी हो और वो बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंच गया हो। ओके, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में आपने कहा कि इसमें जी इंटरेस्ट, मतलब जो जीन रिक्वायर्ड है, जो हमारे इंटरेस्ट का जीन है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया हो, है ना, पहुंच गया हो। और ट्रांसफॉर्मेंट आप क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या चला जाए? सर मतलब इसमें भले ही प्लाज्मिड के पास हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर चुका हो। ओके ओके ओके, काफी ठीक ठाक है, काफी कुछ ठीक है। देखें, ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब है अ बैक्टीरियल सेल विच हैविंग इट्स नेचुरल प्लाज्मिड, उसके पास अपना नेचुरल प्लाज्मिड, नहीं समझे, उसके पास अपना नेचुरल प्लाज्मिड है, नहीं उसके पास कोई किसी के लिए भी रेजिस्टेंस नहीं है, नेचुरल प्लाज्मिड है। अगर हम ट्रांस सॉरी, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नहीं समझे? यस हेलो, सर। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की बात कर रहे हैं, यानी अ बैक्टीरियल सेल हैविंग अ नेचुरल प्लाज्मिड, यानी उसके पास में किसी भी बैक्टीरिया के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यानी अगर हम इसको कल्चर कराएंगे, इस बैक्टीरियल सेल को कल्चर कराएंगे, किसमें, एम्पिसिलिन में और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में, तो ये कल्चर करेगा क्या? नो सर। ये दोनों में ही कल्चर नहीं करेगा, ये दोनों में ही कल्चर नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास में इसका जो प्लाज्मिड है दैट इज नेचुरल प्लाज्मिड, जिसके पास कोई भी क्या नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है किसी के लिए। समझ गए? यस सर। दूसरा, a bacterial cell which having, for example, this PBR 322, this PBR, sorry, having this PBR 322. So PBR 322 in this condition, it is not a recombinant. It is not a recombinant. हेलो, सो ये यहाँ पर हमने क्या भेज दिया, यहाँ पर हमने भेज दिया PBR 322। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, PBR 322, समझे? तो PBR 322 भेज दिया, तो इसके पास में क्या है, इट हैज इट हैज नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म। रेजिस्टेंस, है ना, इट हैज रेजिस्टेंट, है ना, फॉर बोथ एम्पिसिलिन एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन। तो ये वाली सेल जो है, ये सेल जो है, जो ये दोनों में ही कल्चर करेगी, तो दोनों में ही जो कल्चर कर रही है दैट इज द ट्रांसफॉर्मेंट। वो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट, नहीं समझे?
यस सर। और जब ट्रांसफॉर्मेंट में से हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। इट इज ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट। नहीं समझे? यस सर, समझ रहा हूँ। ओके, देन नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट जो बैक्टीरियल सेल है उसमें हमने PBr322 में क्या डाला, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट, समझे मेरी बात? क्या डाला, जीन ऑफ इंटरेस्ट। सुनाओ, ये क्या है, एक इसमें करेगा, एक किसी एक में ही कल्चर होगा, एक किसी एक के ही अंदर कल्चर होगा, है ना। अगर एम्पिसिलिन की जगह डाला है तो टेट्रासाइक्लिन में कल्चर होगा। अगर फॉरेंजीन को टेट्रासाइक्लिन की जगह रखा है तो कहां पर कल्चर होगा, एम्पिसिलिन में कल्चर होगा। तो एक ही में जो कल्चर हो रहा है दैट इज द रिकॉम्बिनेंट। हेलो बच्चे, यस सर। क्या ये आपको क्लियर हुआ, ये चीज में क्लियरिटी हुई? यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? हेलो, आप लोग तो बोलते ही नहीं है। नो प्रॉब्लम सर। नो प्रॉब्लम। नो सर। ओके, सो ये जो है सिलेक्ट, अब सुनते जाइएगा आराम से। देखिए, तो ये सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं जो डिफरेंशिएट करने में है ना हेल्प करेंगे रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को। आई बात समझ में? अब एक बात आपको मैं बताऊं, on the basis of antibiotic, the selection of recombinant and non-recombinant, it is a cumbersome process. कैसी process है? It is cumbersome. You know what the meaning of cumbersome? कॉम Cumbersome. और the cumbersome means troublesome. Troublesome, बहुत lengthy, बहुत परेशान करने वाली, बहुत lengthy process है, troublesome. तो selection of recombinant on the basis of antibiotic resistant gene, समझे मेरी बात? It is a cumbersome process, it is a very lengthy process, it is very troublesome process, because आपको क्या करना पड़ता है, आपको पहले तो नॉर्मल उसमें कल्चर करना पड़ेगा, नॉर्मल न्यूट्रिएंट मीडियम में। उसके बाद आपको किसमें कल्चर करना पड़ेगा, एम्पिसिल मीडियम में। फिर आपको किसमें कल्चर करना पड़ेगा, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में। तब जाके कहीं आप पता लगा पाएंगे कि कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। नहीं समझे? यस सर। तो इसके लिए हमने कुछ दूसरे सिलेक्टेबल मार्कर्स को भी तैयार किया, कुछ और भी सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। आई बात समझ में? कुछ और भी सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, जैसे जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेस। क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेस। कुछ बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ओके, तो ये कैसे काम करेगा, कैसे सिलेक्टेबल मार्कर में यूज होगा, इनके बारे में हम बात करेंगे आपसे। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्लास में, समझे आप? हेलो बच्चों, यस यस सर। सर। यस सर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो आइए जरा देखें। ये अपना अपन, हाँ, एक मिनट। अब मीटिंग पे कैसे आएंगे बेटा हम लोग? हम्म, सर आई हेलो डोंट नो। बच्चों, ये मतलब गूगल मीट, इस पर मीट पे कैसे आएंगे? उसका ऐप खोलना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं नहीं, ऐप क्यों खोला मैंने? प्रेजेंट इसको स्टॉप कर, अगर मैंने ये प्रेजेंटेशन स्टॉप कर दिया तो फिर कैसे हम पहुंचेंगे? ये तो इस पे दिख ही नहीं रहा है। हम्म, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, ओके फाइन, है ना। सो इतना क्लियर हुआ आपको? आज का जो हुआ वो समझ में आया? हम्म, अरे बोला Yes, करो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बिल्कुल मैं बोले हैं, समझे? हम्म, yes, sir. ओके। संचिता, संचिता रेज्ड हैंड।
क्विक संचिता टेल। हेलो सर वो संचिता। गलती से हो गया था, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके ओके। सो देन है ना, हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी को, हम सिलेक्टिव मार्कर को कंटिन्यू करेंगे और आगे आपसे बात करेंगे, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोले। हम्म। No, sir. यस। ओके देन बाय बाय एंड गुड नाइट। ओके गुड नाइट, है ना? एंड एंजॉय करें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है? बाय बाय। Bye, sir. बाय बेटा।